हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सो वी आर गोइंग टू टेक सम इजी क्वेश्चंस एंड वी विल ऑल्सो टेक सम केस बेस्ड क्वेश्चंस। उनको हम सॉल्व करके देखते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। If you are new to this channel, then I want to introduce myself. I am Yogita Harjani. I am a CA and a CS, and I have some all India ranks in the CS executive and the professional level. So now let's start this video. So your first MCQ is clauses of the memorandum of association. So that means चार ऑप्शन में से इनमें से कौन से clauses जो है वो memorandum of association के अंदर आते हैं. So options are capital clause, subscription clause, liability clause और all of the above. See, हमने section 4 of the Companies Act के अंदर डिस्कस किया था memorandum of association. उसके अंदर बहुत सारे clauses थे. कौन कौन से clauses थे? We had the name clause, the capital clause, liability clause, situation clause, object clause, subscription clause. So there were so many different clauses, right? So here as we can see ये जो first A, B and C option है तीनों के तीनों correct है. So your answer is going to be D, which is all of the above. Second question reads, as per schedule 1, form of memorandum of unlimited company not having share capital is mentioned in which table? ओके सो ये हमसे पूछा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो फॉर्मेट है वो कौन से टेबल में दिया हुआ है। सो देखो हमने सेक्शन 4 के अंदर डिस्कस किया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑलरेडी कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स दिए हुए हैं और वो जो है शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। सो दैट इज योर टेबल नंबर ABCDE। इनके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब उनमें कौन सा फॉर्मेट ऐसा है जो अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। सो शेड्यूल 1 के अंदर टेबल A टॉक्स अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर द कंपनीज जो कि शेयर से लिमिटेड है। टेबल B टॉक्स अबाउट कंपनीज विच आर लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड MOA का फॉर्मेट है वो टेबल B के अंदर दिया हुआ है। टेबल C के अंदर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल उनका MOA दिया हुआ है। टेबल D के अंदर अनलिमिटेड कंपनीज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का दिया हुआ है। इसी के बारे में बाय द वे पूछा गया था अभी MCQ के अंदर। एंड फाइनली E के अंदर, टेबल E के अंदर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल का MOA का फॉर्मेट दिया हुआ है। सो दैट मीन्स हमारा आंसर इन दिस केस हो जाएगा टेबल D। टेबल D के अंदर अनलिमिटेड कंपनीज विच आर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। सो इन दैट केस हमारा आंसर हो जाएगा टेबल D, विच इज द D ऑप्शन। प्रमोटर विल फाइल ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। ये पूछ रहा है कि कंपनी का नाम एक बार रिजर्व हो जाने के बाद कितने दिन के अंदर सारे के सारे इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना होता है। यानी कि ये हमसे बात कर रहा है सेक्शन नंबर 7 की। सेक्शन 7 के अंदर हमने प्रोसीजर जो डिस्कस किया था इनकॉर्पोरेशन का, उसमें था कि कंपनी को नाम रिजर्व करना पड़ता है और नाम रिजर्व करने के बाद नाम इनिशियली इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे 20 दिन के लिए अवेलेबल होता है। उस 20 दिन के अंदर अंदर कंपनी को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड फाइल करने होते हैं, राइट। सो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर पूछी जा रही है। कितने दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं? हमारे ऑप्शन है 60 डेज, 40 डेज, 30 डेज, 20 डेज। सो हियर हमारा आंसर हो जाएगा D, विच इज 20 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम चेंज करने के लिए जनरल मीटिंग में कौन से रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है? सो यहाँ अगर आपको ध्यान हो हमने सेक्शन 13 पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। उसके अंदर मेमोरेंडम को किस तरीके से चेंज किया जाता है वो डिस्कस किया था। मेमोरेंडम के अंदर एक नेम क्लॉज होता है। नेम क्लॉज को चेंज करने के लिए हमने सेक्शन 13 में डिस्कस किया था कि एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है जनरल मीटिंग के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है, राइट। सो यानी कि रेजोल्यूशन की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है नाम चेंज करने के लिए। सो यानी कि 4th के ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 के ऑप्शंस है स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी स्पेशल रेजोल्यूशन। हियर योर आंसर इज A। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। Suffix after the name of any section 8 company can be
ईदर लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडेशन और ऑल ऑफ द अबव। ये बेसिकली बोल रहा है कि कभी आप सेक्शन 8 कंपनी की बात करो तो उसका नाम जो होता है, नाम में सफिक्स क्या होता है, यानी कि नाम के एंड में क्या लिखा जाता है। प्राइवेट कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, पब्लिक कंपनी के एंड में हम लोग लिमिटेड लिखते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी के एंड में क्या लिखा जाता है, देखिए ना प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है ना लिमिटेड लिखा जाता है। जनरली एसोसिएशन, फाउंडेशन, इस तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। सो दैट मीन्स हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर इज गोइंग टू बी सी, विच इज फाउंडेशन। ये इसका रेफरेंस अगर बताऊं तो रेफरेंस इज इन योर सेक्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6, कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स। ओके, सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या लिखा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल या कैपिटल अमाउंट शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज के अंदर हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 4 के अंदर कि सिर्फ ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा जाता है और कोई के अंदर। सो योर आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी। Question 7, which of the following is not an exception to the doctrine of indoor management? Options are negligence, forgery, prior knowledge of irregularity, acting in good faith. क्या सवाल पूछ दिया इसने? ये बात कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन ये कहती है कि अगर किसी एक्सटर्नल पार्टी ने कंपनी का एमओए चेक किया है, एओए चेक किया है, अकॉर्डिंगली वो कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो इन दैट केस कंपनी को अपने इंटरनल फंक्शंस, इंटरनल प्रोसीडिंग्स खुद से मैनेज करने हैं। एक्सटर्नल पार्टी जो है उसको जबरदस्ती कंपनी के इंटरनल मैटर्स में घुस के चेक करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर इन दैट सिचुएशन कंपनी ने कुछ इंटरनल प्रोसीडिंग्स गड़बड़ कर दी तो फिर एक्सटर्नल पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एक्सटर्नल पार्टी को यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के कुछ एक्सेप्शंस हमने डिस्कस किए थे, यानी कि इन दीज सर्टेन सिचुएशंस एक्सटर्नल पार्टी को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल पार्टी विल बी इक्वली लाइबल अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। और वो जो हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे उनमें फर्स्ट पॉइंट वाज नेग्लिजेंस, देन सेकंड वाज फॉर्जरी एंड द थर्ड वन वाज प्रायर नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज। इन 3 केसेस में एक्सटर्नल पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एक्सटर्नल पार्टी इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट फंक्शन नहीं करता इन 3 एक्सेप्शंस के केस में, राइट। सो यही बात यहाँ क्वेश्चन में पूछी गई है। क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर क्या 3 एक्सेप्शंस नहीं है, राइट। सो व्हाट इज नॉट एन एक्सेप्शन? सो यहाँ देखिए नेग्लिजेंस इज एन एक्सेप्शन, फॉर्जरी इज एन एक्सेप्शन, प्रायर नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। सो फिर ये जो डी पॉइंट है दैट इज नॉट एन एक्सेप्शन। ओके, सो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा डी, बिकॉज दैट इज नॉट एन एक्सेप्शन। Now let's talk about the next question. So declaration must be filed by the directors under section 10A within how many days from incorporation? ये section 10A की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि section 10A के अंदर डायरेक्टर्स को एक declaration फाइल करना होता है। वो कितने दिन के अंदर अंदर, incorporation से कितने दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स को फाइल कर देना चाहिए? Options are 180 days, 30 days, 60 days, 90 days. The answer is 180 days. That is A. ओके, नाउ सेक्शन 10A क्या बोलता था? सेक्शन 10A टॉक्ड अबाउट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। कोई भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके लिए बोला गया है कि 180 दिन के अंदर अंदर कंपनी को एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। उस डिक्लेरेशन में ये लिखा जाएगा कि कंपनी के जो भी इनिशियल सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने अपना पैसा दे दिया है कंपनी को, राइट। तो उन्होंने जितना अमाउंट बोला था कि वो लोग सब्सक्राइब करेंगे वो लोग ने पेमेंट कर दिया है। एट द सेम टाइम कंपनी को सेक्शन 10A बोलता है कि वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस भी कंप्लीट करना होता है एज पर सेक्शन 12। ये 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, सो डिक्लेरेशन से रिलेटेड हमारे पास जो टाइम लिमिट है कि कंपनी को कितने दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन फाइल करना होता है, दैट इज योर 180 डेज। सो योर आंसर हियर इज ए। So in case you want me to make a detailed revision video on this chapter, then please put it down in the comment section so that I'm going to read it. और ज्यादा comments होंगे तो I will make a full revision video on this chapter, incorporation of the company. सो अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ और चैप्टर्स के मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर रखे हैं। सो वो जो वीडियोस हैं आप लोग चेक कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू पुट द लिंक हियर इन द आई बटन। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी डिटेल्स डाल दूंगी तो आप वो खोल के चेक कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो ऑन माई चैनल ऑल्सो एंड यू कैन चेक दोज अदर वीडियोज। ओके, चलिए कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन नंबर 9. Question 9 says, registered office of the company can be changed in the same district by
फर्स्ट ऑप्शन इज स्पेशल रेजोल्यूशन, सेकंड इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, देन रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल एंड बोर्ड रेजोल्यूशन। सो ये पूछ रहा है कि भाई किसी भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, अगर उसको उसका लोकेशन चेंज करना है बट एक ही सिटी के अंदर अंदर ही लोकेशन चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। सो यहाँ ये बेसिकली हमारे सेक्शन नंबर 12 की बात कर रहा है। सेक्शन 12 में हमने डिस्कस किया था कि रजिस्टर्ड ऑफिस अगर सेम सिटी के अंदर या सेम टाउन डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेंज करना होता है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। कोई जनरल मीटिंग की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसी की जरूरत नहीं है, किसी आरडी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सो हियर हमारा आंसर डी हो जाएगा, विच इज बोर्ड रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, okay, registered office of the company must be verified with the register of the companies within dash days of incorporation। ये कह रहा है कि किसी भी नई कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है उसको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन करके उसको आरओसी को कब तक सबमिट करना होता है। यानी कि कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है तो उसका रेंटल अग्रीमेंट या उसका ओनरशिप अग्रीमेंट या एनओसी, वो सब डिटेल्स कब तक सबमिट करनी होती है आरओसी को, राइट वो डिटेल्स पूछ रहा है। तो कितने दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन से? ऑप्शंस आर 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज एंड 45 डेज। सो ये चीज भी हम लोग ने डिस्कस करी है सेक्शन नंबर 12 के अंदर। सेक्शन 12 में हमने डिस्कस किया था कि वेरिफिकेशन जो रजिस्टर्ड ऑफिस का होता है वो 30 डेज के अंदर कंपनी को कंप्लीट करना होता है। हेंस हियर हमारा आंसर हो जाएगा ए, विच इज 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 says alteration of article of association under section 14 requires, options are special resolution, ordinary resolution, regional director approval, board of directors resolution। ओके, सो ये बेसिकली बोल रहा है कि अगर कभी कोई कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना होता है सेक्शन 14 के अंदर, तो उनको कौन सा रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है या किससे अप्रूवल लेने की जरूरत है। सो सेक्शन 14 में हमने क्लियरली पढ़ा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं। सो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए, विच इज स्पेशल रेजोल्यूशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन 12 के पास। Rectification of name of the company under section 16 suo motu by the central government shall be completed by the company by passing what? ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद इन 6 months, बी ऑप्शन इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद इन 3 months, सी ऑप्शन इज स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 6 months, डी ऑप्शन इज स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 3 months। ओके, सो यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम? सेक्शन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी की बात कर रहे हैं। सेक्शन 16 में क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि अगर कभी ऐसा होता है कि कंपनी का नाम रजिस्टर कर दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गई और बाद में कभी गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अरे इस कंपनी को तो हमने दोबारा से सेम ही नाम दे दिया है जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम था, या बहुत सिमिलर नाम दे दिया है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से, राइट। सो अगर कोई सिमिलर या आइडेंटिकल नाम किसी कंपनी को अलॉट कर दिया जाता है तो इनकॉर्पोरेशन के बाद भी उस पर्टिकुलर कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिस भेज सकता है अंडर सेक्शन 16। ये बोल सकता है कि भाई आप अपना नाम चेंज कीजिए, ठीक है। ऐसे में क्योंकि जबरदस्ती कंपनी को नाम चेंज करने के लिए बोला जा रहा है तो कंपनी को बोलते हैं कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके 3 महीने के अंदर अंदर नाम को चेंज कर दीजिए। ये स्पेसिफिकली सेक्शन 16 में लिखा है, ठीक है। सो वही चीज इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के लिए कितना टाइम दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अंडर सेक्शन 16, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से अगर नोटिस भेजती है देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कंपनी नाम चेंज कर सकती है विद इन 3 months ओनली। तो 3 महीने का टाइम दिया जाता है। सो हियर आवर आंसर इज गोइंग टू बी बी, विच इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद इन 3 months। नाउ प्लीज नोट कीजिए सेक्शन 16 में ही सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट कि अगर कोई थर्ड पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजती है कि भाई कोई कंपनी है उसका सिमिलर नाम है उसका नाम चेंज करो, राइट, या कोई थर्ड पार्टी की तरफ से अगर कोई एप्लीकेशन आता है तो टाइम लिमिट चेंज हो जाएगी। यहाँ बहुत क्लियरली एमसीक्यू के अंदर लिखा हुआ है सेक्शन 16 सुओ मोटो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नाम चेंज करने की बात की जाती है तो कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है और कितना कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सेक्शन 16, हेंस हमारा आंसर यहाँ बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 13, सब्सिडरी can hold shares in the holding company. Is it true? Is it false? True only if it holds the shares as trustee legal representative, or true only if it holds the shares as trustee legal representative, or if the shares can be held prior to becoming the subsidiary company. So here it is talking about section 19.
सेक्शन 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 19 बात करता है कि सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड द शेयर्स ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, ये सेक्शन 19 बोल रहा है। ठीक है, तो अगर होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है तो सब्सिडरी कंपनी जो है कभी भी होल्डिंग के शेयर्स नहीं परचेज कर सकती। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, इसके 3 एक्सेप्शंस थे। ठीक है, वो 3 एक्सेप्शंस ये थे कि अगर होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता ही नहीं बना, बिफोर अ कंपनी बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, उससे पहले अगर सब्सिडरी के पास ऑलरेडी शेयर्स थे, इन दैट केस दे कैन कंटिन्यू टू हैव द शेयर्स, बट वोटिंग पाथ नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट वाज फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एंड थर्ड एक्सेप्शन वर दैट सब्सिडरी कंपनी एज अ ट्रस्टी और एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर्स होल्ड कर सकती है होल्डिंग कंपनी के, इन दैट केस वोटिंग पावर भी मिलेगा। राइट, सो यही बात यहाँ इस क्वेश्चन में भी पूछी जा रही है, कैन सब्सिडरी कंपनी होल्ड द शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी। सो सी देखिए, इट इज नॉट फुल्ली फॉल्स, देर आर सम एक्सेप्शंस। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी दिस डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कह रहा है कि इट इज ट्रू, दैट मीन्स अ सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी, लेकिन ओनली इन 3 कंडीशंस। अगर वो एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रही है या एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर रही है, या अगर उसने शेयर्स परचेज किए थे बिफोर द सब्सिडरी कंपनी एक्चुअली बिकेम द सब्सिडरी। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस योर 14th क्वेश्चन। फॉलोइंग मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट आर अलाउड। इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर्व करने के तरीके अलाउड हैं बाय द कंपनीज एक्ट? ईमेल, एसएमएस, फैक्स, फिजिकल डिलीवरी। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट के बारे में। ठीक है, नाउ सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी थर्ड पार्टी अगर कंपनी से कम्युनिकेट कर रही है या कंपनी किसी थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट कर रही है, लेटर भेज रही है, नोटिस भेज रही है, तो इन दैट केस जो अलाउड मोड्स हैं वो क्या है? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट है, देन कुरियर से भेज सकते हो, फिजिकल डिलीवरी कर सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी सेंड कर सकते हो। राइट, सो उस अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, सो योर फर्स्ट method which is email is a correct way of sending the notices. SMS is not the right way, it is not permitted. Fax is an allowed mode as well as हमारा physical delivery भी allowed mode है। So यहाँ section 20 के हिसाब से हमारा B answer is going to be correct because B that means SMS is not the correct way of sending notices by the company or to the company. Okay, next question number 15 देखते हैं। Key managerial person does not include, ये की मैनेजर पर्सन की डेफिनेशन पूछ रहा है। राइट, सो की मैनेजर पर्सन में क्या इंक्लूड नहीं होता है एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे ऑप्शंस हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और होल टाइम एम्प्लॉय 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर। सो इसके लिए आपको की मैनेजर पर्सन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन को। नाउ की मैनेजर पर्सन की डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 51। ठीक है, की मैनेजर पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होता है? के अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे सीईओ, सीएफओ, देन एमडी इंक्लूड होता है, मैनेजर इंक्लूड होता है, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड होता है, सीएस इंक्लूड होता है, अ पर्सन एन एम्प्लॉय हु इज 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स, वो भी इंक्लूड होते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सन। सो दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर तो आता है इसकी डेफिनेशन में, सीएस भी आता है, और ये डी पॉइंट होल टाइम एम्प्लॉय 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स, ये भी आता है। सो हमारा करेक्ट इन दैट केस एक्सक्लूड क्या होगा? योर बी पॉइंट। सो हियर योर आंसर इज बी। एंड यहाँ हमने रेफरेंस क्या लिया? सेक्शन 2 क्लॉज 51 का रेफरेंस लिया। सो अभी तो हमने थोड़े से इजी क्वेश्चंस किए हैं, अब हम थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं, थोड़े केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज ले लेते हैं। इसमें आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलने वाला है। सो आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द केस बेस्ड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी स्टेटेड दैट मिस्टर राम विल बी द सॉलिसिटर ऑफ द कंपनी। Now the company in its general meeting of shareholders resolved unanimously to appoint Mr. Shyam in place of Mr. Ram as the solicitor of the company, whether the company can do so. ठीक है, तो यहाँ बेसिकली किस बारे में बात हो रही है? ये कह रहा है कि कंपनी है एक पब्लिक कंपनी, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा है कि मिस्टर राम कंपनी के सॉलिसिटर रहेंगे। ठीक है, अब ये कंपनी जनरल मीटिंग होल्ड करती है, जनरल मीटिंग में 100% रेजोल्यूशन पास करती है, यानी कि यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करती है ये डिसाइड करने के लिए कि मिस्टर राम की जगह अब मिस्टर श्याम सॉलिसिटर होंगे। बेसिकली जनरल मीटिंग के अंदर 100% रेजोल्यूशन पास करके कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है जो आर्टिकल्स में नहीं लिखा, आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाने की कोशिश की जा रही है। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? सी,
आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाना अलाउड नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बीच में आ जाता है। अगर कोई कंपनी आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाना भी चाहती है तो उसको आर्टिकल्स को चेंज कर लेना चाहिए। अकॉर्डिंगली आर्टिकल्स को ही चेंज करके कुछ नया एक्शन कर सकती है। लेकिन अगर आर्टिकल्स को चेंज नहीं किया और ऐसे ही आप आर्टिकल्स को ओवरराइड करना चाहते हो देन दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो यहाँ बेसिकली कंपनी वही करने की कोशिश कर रही थी। यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाना चाहती है तो वो नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल्स को चेंज कर दो। ठीक है, सो हियर हमारे ऑप्शंस देखिए, क्वेश्चन क्या है, वेदर द कंपनी कैन डू सो। Options is yes, no, partly yes, can't say here. So your answer here is going to be B, which is no. कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। कंपनी को आर्टिकल्स को ही ऑल्टर करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 14 बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। Question number 2, XYZ Private Limited wants to convert to a public company. Then they have taken the required resolution for conversion. Their company's name will now be changed to XYZ Limited. There is a change in the memorandum. Does XYZ Private Limited need to pass a special resolution for the change of the name clause? क्या पूछा ये? देखिए, XYZ Private Limited है, इसको कन्वर्ट होना है पब्लिक लिमिटेड के अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर। सो इसने सूटेबल सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर दिए हैं। अभी XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है प्राइवेट कंपनी ना होकर पब्लिक कंपनी चेंज हो चुकी है। हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी होता है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा जाता है। ठीक है, सो ये कंपनी ने नाम चेंज नहीं किया है, लेकिन नाम के पीछे का सफिक्स चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का फॉर्मेट चेंज हो गया, ये प्राइवेट से पब्लिक हो गई तो अब इसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड की जगह लिमिटेड लिखा जाएगा। सो अकॉर्डिंगली अगर आप सोचें तो मेमोरेंडम के अंदर नेम क्लॉज के अंदर भी चेंजेस होंगे, राइट? सो जरा प्लीज मुझे सोच के बताइए कि क्या उसके लिए कोई अलग से रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है क्या? सो ये सवाल वही पूछा है, इज देयर अ नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? हमने जब सेक्शन नंबर 13 डिस्कस किया था तो उसमें जब नेम क्लॉज की डिस्कशन कर रहे थे हम, तो दैट टाइम वी हैड डिस्कस कि नेम क्लॉज के अंदर अगर सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड हट रहा है या लग रहा है, सिर्फ सफिक्स के अंदर चेंज होता है तो उसके लिए अलग से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो उसी हिसाब से हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू चेंज द मेमोरेंडम। देन सेकंड सेज नो नीड ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इफ ओनली प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्टेड टू लिमिटेड। Third is ordinary resolution is required. Fourth is none of the above. So very clearly हमारा आंसर is B here. कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। हम थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। A company is incorporated having its object as providing education to the Indian students. They want to name their company as National Educational Hub Private Limited. Can they do so? ओके, सो ये बोल रहा है कि एक कंपनी है, उस कंपनी का मेन काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और वो कंपनी अपनी कंपनी का नाम रखना चाहती है नेशनल एजुकेशन हब प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये रख सकते हैं? सो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है नेशनल वर्ड के अंदर। यहाँ आपके नेम क्लॉज के अंदर क्या कोई भी कंपनी नेशनल वर्ड को जनरली यूज कर सकती है, इस बारे में मेन मुद्दा है। ठीक है, सो जब हम नेम क्लॉज डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ वर्ड्स यूज नहीं किए जा सकते हैं, जैसे बैंक वर्ड यूज नहीं कर सकते, नेशनल वर्ड यूज नहीं कर सकते, पर सर्टेन नेम्स कैन बी यूज्ड अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेसिफिकली परमिशन ले लो। ठीक है, तो ये जो नेशनल वर्ड है इट इज वन सच वर्ड। नेशनल वर्ड को यूज अगर कंपनी करना चाहती है तो इसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर परमिशन दे देती है तो ही कोई कंपनी अपने नाम के अंदर नेशनल वर्ड यूज कर सकती है, वरना यूज नहीं कर सकती। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज येस, सेकंड इज दे नीड स्पेशल रेजोल्यूशन टू कीप द नेम, थर्ड इज नो दिस इज नेवर पॉसिबल, fourth option is it can be done by using prior central government approval. So here your correct answer is going to be D. Why is that? See, as per your company's incorporation rules 2014, उसके अंदर अगर अपन रूल 8B की बात करें तो उसके अंदर ये साफ बात लिखी हुई है कि नेशनल वर्ड को यूज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तभी इसे यूज किया जा सकता है। The article of association of a private company state that the minimum shareholders in that company shall be 6. However, the company has only 5 shareholders. Is that valid? देखिए, एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ लिखा है कि इस कंपनी के एट ऑल टाइम्स मिनिमम शेयर होल्डर्स 6 होने चाहिए, राइट? बट इस प्राइवेट कंपनी के एट अ गिवन पॉइंट 5 ही शेयर होल्डर्स हैं। क्या ये चलेगा? क्या ये वैलिड है?
डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या कहती है कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है उसके बियॉन्ड कंपनी कुछ नहीं कर सकती। अगर उसको उसके बियॉन्ड जाना है तो पहले आर्टिकल्स को चेंज कर लेना चाहिए। चेंज करने के बाद ऑफ कोर्स कंपनी कुछ और कर सकती है, अदरवाइज कंपनी आर्टिकल्स के बियॉन्ड नहीं जा सकती। ठीक है, सो राइट, सो इन दैट केस इनकी कंपनी में अगर 6 से कम मेंबर्स हैं तो इट इज अगेंस्ट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हेंस इट इज अल्ट्रा वायर्स, हेंस दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, this is void. So let's read the option. Such act is going to be void unless it is ratified by altering the article of association. यही सही ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, valid if the board of directors and shareholders approve. Third is void ab initio. Fourth option is such act is valid unless ratified by altering the articles of the company. Correct answer is going to be A here. Your fifth question says MNN is a public limited company in which 30% of the paid up share capital is held by the central government and 30% of the paid up share capital is held by the state government. Whether MNN is a government company as per section 2 clause 45 of the Companies Act 2013. ये बोल रहा है कि एक कंपनी है MNN करके, पब्लिक कंपनी है, इसके 30% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 30% शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन कहती है सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जिसके अंदर 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास कंबाइंड है। ठीक है, 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ ऑब्वियसली 30+30 यानी कि 60% शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। हेंस ये जो MNN है इट इज डेफिनेटली अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, सो इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? ऑप्शंस आर यस, नो, कांट से, पार्टली यस। सो योर आंसर इज योर इज गोइंग टू बी ए। ठीक है, चलिए हम 6th क्वेश्चन रीड करते हैं। अ प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द 1st of July of 2020. The verification of the registered office of the company is completed till the 5th of September of 2020. The subscribers to the memorandum have paid their value of the shares till the 2nd February 2021. Which of the following statements is correct? The company can commence business. The company cannot commence business. The company cannot exercise borrowing power. B and C both. Okay. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बाय द वे सेक्शन नंबर 10A के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 10A में हमने डिस्कस, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 10A टॉक्स अबाउट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सेक्शन 10A कह रहा है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के 180 दिन के अंदर अंदर एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उस डिक्लेरेशन के अंदर लिखा होता है कि जो कंपनी है, कंपनी के जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने पैसा जो शेयर कैपिटल पे देना था वो सारा का सारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे दिया है। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर कंपनी को वेरिफिकेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है इन द फर्स्ट 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज पर सेक्शन नंबर 12। ठीक है, ये 2 कंडीशंस होती हैं ना। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंपनी है क्या ये इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है? अगर कर रही है तो ये एक बिजनेस कमेंस कर सकती है। अगर ये नहीं कर रही, इन दैट केस न ये बिजनेस कमेंस कर सकती है, न ये किसी से पैसा उधार ले सकती है। ओके, दैट इज व्हाट सेक्शन 10A सेज। ओके, सो जरा देखें, ये कंपनी जो प्राइवेट कंपनी इस क्वेश्चन के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुई 1 जुलाई 2020 के अंदर, राइट। उसके बाद ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन है वो किया इसने 5 सितंबर 2020। ठीक है, 5 सितंबर 30 दिन के अंदर आता है कि नहीं आता है? देखिए 1 जुलाई से अगर आप गिने, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, फिर अगस्त के बाद सितंबर, यानी कि 60 दिन से ज्यादा टाइम पीरियड कंपनी ने लिया इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रोसेस एज पर सेक्शन 12। तो ये पहली लिमिट तो सीधा सीधा कंडीशन पूरी नहीं की। एंड सेकेंडली, द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द 2nd February 2021। 2021 के 2nd February को जो सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने पैसा पूरा का पूरा दिया है। नाउ अगेन दैट इज ऑल्सो मोर देन 180 डेज। बोला गया था भाई, सेक्शन 10A बोलता है कि 180 डेज के अंदर अंदर सब्सक्राइबर्स को पैसा भी दे देना है और ये डिक्लेरेशन भी फाइल कर देना है कंपनी को, राइट, ROC के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। सो क्लियरली सेक्शन 10A के अंदर दी हुई 2 कंडीशंस इस पर्टिकुलर MCQ में सेटिस्फाई नहीं की है कंपनी ने। देयरफॉर ये कंपनी न बिजनेस कमेंस कर सकती है और न ये किसी से पैसा उधार ले सकती है। सो हमारा करेक्ट आंसर इज B and C बोथ। सो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर इज D, विच इज B and C बोथ। क्वेश्चन 7 देखते हैं। PQR Limited wants to move their registered office from Mumbai to Hyderabad. What do they need? ठीक है, एक कंपनी है, उसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है
मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस है, इन्हें इसे हटा के अब हैदराबाद में शिफ्ट करना है। सो उनको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, क्या एडिशनल प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, वो पूछा गया है आपसे। ओके, सो लेट्स रीड द ऑप्शंस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज बोर्ड रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। Second option is special resolution in general meeting and the permission of the registrar of companies. Third option is special resolution in the general meeting and permission of the regional director. Fourth option is notice in newspaper and special resolution in the general meeting. रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने की बात की जा रही है। अब प्लीज नोट कीजिए, रजिस्टर्ड ऑफिस जब चेंज होता है तो वो सेम सिटी के अंदर भी चेंज हो सकता है, एक सिटी से दूसरे सिटी में भी चेंज हो सकता है, एक आरओसी के जुरिस्डिक्शन से हटा के दूसरे आरओसी के जुरिस्डिक्शन में भी शिफ्ट हो सकता है, और एक स्टेट से हटा के दूसरे स्टेट में भी शिफ्ट हो सकता है। और हर एक के लिए हमारे पास अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। यहाँ इन दिस गिवन केस मुंबई से हैदराबाद शिफ्ट करना है, यानी कि एक पूरा का पूरा स्टेट से शिफ्ट किया जा रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस को। महाराष्ट्र में मुंबई है, वहां से शिफ्ट करके इसे हैदराबाद यानी तेलंगाना में शिफ्ट किया जा रहा है। देयरफॉर हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज हो जाएगा, विच इज सेक्शन नंबर 13 अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे सेक्शन 13 क्या बोलता है? सेक्शन 13 से कि भाई देखिए, कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, इन दैट केस स्पेशल रेजोल्यूशन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज हो रहा है। सिचुएशन क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज जो है वो चेंज हो रहा है। सिचुएशन डोमिसाइल क्लॉज के अंदर हम स्टेट लिखते हैं, वो स्टेट चेंज हो जाएगा, तो डेफिनेटली स्पेशल रेजोल्यूशन तो लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ रीजनल डायरेक्टर की भी परमिशन लगती है। ओके, दैट इज व्हाट सेक्शन नंबर 13 सेज। सो अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग एंड परमिशन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर। ठीक, क्वेश्चन 8 सेज S Limited owns 100 shares of H Limited. Later, H Limited purchased 60% shares of S Limited. Now, H Limited requires S Limited to surrender the shares of H Limited held by the company. Which of the following is true? एक कंपनी है S Limited. उस S Limited के पास H Limited के 100 शेयर्स हैं। कूल, आगे चलते हैं। आगे बोला है H Limited ने अब 60% शेयर्स खरीद लिए S Limited के अंदर। 60% शेयर्स खरीद लिए, मतलब ये जो H Limited है, ये S Limited की होल्डिंग कंपनी बन चुकी है। होल्डिंग कंपनी बनने के लिए 50% से ज्यादा शेयर्स होने चाहिए एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के, राइट। सो यहाँ पर H Limited ने 60% शेयर्स परचेज कर लिए X Limited के, देयरफॉर H बिकम्स अ होल्डिंग, S बिकम्स अ सब्सिडरी। देखिए, इस MCQ में आगे बोला गया है कि अब जो ये H Limited है, जो होल्डिंग कंपनी बन चुकी है, वो S Limited को बोल रही है कि आप अपने शेयर्स सरेंडर करो, शेयर्स वापस दो। क्या ऐसा H Limited बोल सकता है? सेक्शन 19 बोलता है कि जनरली स्पीकिंग एक सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, वन ऑफ द एक्सेप्शन इज कि अगर सब्सिडरी कंपनी ने पहले से शेयर्स खरीद के रखे हों होल्डिंग कंपनी के, तो वो उनको कंटिन्यू कर सकती है रखना। Subsidiary can continue to hold those shares of the holding company which they have purchased before it became the subsidiary. ठीक है, बट कंडीशन ये है कि वोटिंग पावर्स नहीं मिलेंगी। S Limited cannot vote in H Limited's general meeting. ठीक है, which of the following statement is true? So A says S Limited must surrender the shares. फर्स्ट ऑप्शन इज S Limited को शेयर्स सरेंडर कर देने चाहिए। B ऑप्शन इज S Limited कैन होल्ड द शेयर्स इन H Limited. C ऑप्शन इज S Limited कैन नॉट वोट इन द मीटिंग ऑफ H Limited. एंड D ऑप्शन इज B and C both. दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? D, विच इज B and C both. क्यों? क्योंकि S Limited शेयर्स होल्ड भी कर सकती है, लेकिन S Limited को कोई वोटिंग पावर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 9. Now Zebra Foundation is a company which is registered under Section 8 of the Companies Act. Now it made a profit of 10 crores in the financial year 2020-21. It wants to put 8 crores in reserves and distribute the remaining as dividend to the members. Give your opinion. So यहाँ ये बोल रहा है कि एक सेक्शन 8 कंपनी है, उस सेक्शन 8 कंपनी ने एक साल के अंदर 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। 10 करोड़ में से वो 8 करोड़ अपने रिजर्व्स में डालना चाहते हैं और बचे हुए 2 करोड़ डिविडेंड की तरीके से बांटना चाहते हैं। क्या वो बांट सकते हैं? तो अगर आपको सेक्शन 8 याद है तो सेक्शन 8 में क्लियरली लिखा हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो डिविडेंड बांट ही नहीं सकती, उनको अपना सारा का सारा प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना होता है अपने बिजनेस के अंदर। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी के लिए काम करती है, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एनी अमाउंट कैन बी ट्रांसफर टू द रिजर्व्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। ये तो क्लियरली गलत है। सेकेंड, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड। हाँ, ये सही लग रहा है। डिविडेंड शुड नॉट बी मोर देन द एवरेज ऑफ 3 years डिविडेंड। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मिस्टर राज wants copy of memorandum of association from the company, so he sent a request to the company on the 10th of July.
Now the company sent the documents to Mr. Raj on the 20th of July. What is the amount of minimum penalty which is leviable on the company? भाई मिस्टर राज को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी चाहिए. उन्होंने कंपनी को लेटर भेजा कि भाई मुझे मेमोरेंडम की कॉपी भेजो. उन्होंने लेटर भेजा 10 जुलाई को. ठीक है, अभी जो कंपनी है उसने 20 जुलाई को ये डॉक्यूमेंट्स सेंड किए मिस्टर राज को. राइट, सो उस पर कंपनी में कितनी पेनल्टी लगेगी? नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 17. सेक्शन 17 बोलता है कि भाई मेमोरेंडम या ऐसे रेलिवेंट अग्रीमेंट्स जो होते हैं उन कॉपीज अगर मेंबर चाहता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी से. कंपनी को इन दैट केस वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सेंड करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर मेंबर को. बदले में ऑफकोर्स कंपनी फीस चार्ज कर सकती है, बट कंपनी को वो डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे और कंपनी को वो डॉक्यूमेंट 7 दिन के अंदर अंदर सेंड करने पड़ेंगे. नाउ एज यू कैन सी हियर 7 दिन से ज्यादा टाइम ले लिया कंपनी ने 10 दिन में सेंड किया है. सो सर्टेनली कंपनी ने 3 दिन का डिले किया है यहाँ पे. ओके, ना उसी सेक्शन नंबर 17 के अंदर पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं और वहां लिखा है कि अगर कंपनी डिले करती है तो पेनल्टी विल बी एप्लीकेबल 1000 रुपीज पर डे ऑफ डिले. तो यहाँ 3 दिन का डिले है 10 जुलाई, उस 3 दिन के लिए 1000 रुपए के हिसाब से पेनल्टी पड़ेगी कंपनी को. तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर इन ऑप्शंस में से हो जाएगा सी, 3000 रुपीज. सो विद दिस हम लोग ने कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली है, थोड़े केस स्टडी बेस्ड और थोड़े से स्लाइटली इजी एमसीक्यूज. आई होप इन एमसीक्यूज से आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी. आई होप इससे आपके काफी सारे प्रोविजंस रिवाइज भी हो गए होंगे. इफ दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू इन एनी वे, प्लीज मेक श्योर इसको लाइक करो, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. दैट इज गोइंग टू रियली मोटिवेट मी. सो अकॉर्डिंगली आने वाले दिनों में, आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर आई एम गोइंग टू पुट अप मोर एमसीक्यूज लाइक दिस ऑन ऑल द अदर चैप्टर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट. So if you have any more requests, if you have any more ideas on the type of videos you want me to make, तो please comment section में लिखो and I am going to make those videos for you also. अपार्ट फ्रॉम दैट जरूर यहाँ पर आई बटन के अंदर चेक कर लेना, और भी एमसीक्यूज की कुछ वीडियोस बना रखे हैं और भी रिवीजन लेक्चर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी फिल्म करके रखे हुए हैं. यू कैन ऑल्सो गो ऑन माई चैनल एंड वहां पर आप प्लेलिस्ट भी खोल सकते हो और प्लेलिस्ट के अंदर भी यू आर गोइंग टू फाइंड सम मोर गुड कंटेंट. सो मेक श्योर यू चेक इट आउट. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ऑल द वेरी बेस्ट.